Hello students. Today we are going to discuss about moving charge and magnetism. So that students who wants to learn and quick revision of this chapter moving charge and magnetism, so this video is exactly for you. So without wasting your time, let's going to start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर के फॉर्मूलाज को दोहराएंगे जिससे कि हमारा जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट होगा वो इजी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूला यूज किया जाएगा। पहला फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स एंड फील्ड, ये चैप्टर है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो जो फोर्स लगेगा मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स, उसका फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा होगा, क्यू वी बी साइन थीटा होगा। ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा। लॉरेंज फोर्स, जब कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं, जिनका फॉर्मूला दिया हुआ है F इज इक्वल्स टू क्यू इन ब्रैकेट वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस पर है? करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगता है। ये जो चार्ज जो फॉर्मूला देख रहे हैं ये चार्ज पर, मूविंग चार्ज पर लगने वाला फोर्स है, जबकि ये फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स है आई एल बी साइन थीटा, वेयर आई इज करंट ऑफ दिस कंडक्टर, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग एंड बी वेक्टर बी। ओके, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स के बीच में जो फोर्स लगेगा F बाई एल पर यूनिट फोर्स, पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगेगा वो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी लगेगा। ये भी आप याद रखेंगे। फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यदि फॉर्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजी और कम समय में लगा पाओगे। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल, मोमेंट ऑफ कॉइल M इज इक्वल टू एन आई ए, ये आपको याद होना चाहिए। N इज क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, I इज करंट एंड A इज एरिया वेक्टर। टॉर्क ऑन कंडक्टर लूप, जो टॉर्क लगेगा वो उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B, एज लाइक इन इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। सो you can relate electric field and magnetic field also. Okay, that is, this topic is known as analogy between electric field and magnetic field. Ni in bracket A cross B, torque on current loop, ये आपको मालूम होना चाहिए। Magnetic field B sources our Biot-Savart law, most important Biot-Savart law, and this formula is also very important, so you have to learn it. Vector dB is equals to mu naught upon 4 pi I in bracket dl cross r upon r square in the form of vector form. In vector form, Biot-Savart law is vector form. B due to straight wire mu naught I upon 2 pi r. B at center of circular loop P is equals to mu naught n I upon 2 r. B एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, स्ट्रेट वायर की वजह से जो B का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ये भी मोस्ट फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो। B ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 अपॉन 2, और दैट इज व्हाट इज दिस? एम्पियर सर्किटल लॉ, that is what? Close integration of vector B dot dl is equals to mu naught I enclosed. So you can see this is the formula chart of moving charge and magnetism. And the next page, B inside a solenoid mu naught Ni, where N is what? N upon L turns per unit length. B inside toroid, B is equals to mu naught Ni upon 2 pi r. R is the radius of, average radius of the toroid. Okay, motion of charged particle in magnetic field. What happens if any charged particles moves in magnetic field? Okay, then this formula is very useful for that type of concept. Radius of circular path R is equals to mv upon qb. Time period T is equals to 2 pi m upon qb. Frequency F is equals to 1 upon T, where T 2 pi m upon qb. Then the value of T, put the value of T qb upon 2 pi m, that is frequency.
काइनेटिक एनर्जी बी स्क्वायर की स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, कांस्टेंट एंड यूनिट्स. परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, you know also the value of this permeability of free space, mu naught 4 pi into 10 to the power minus 7 Tesla meter per ampere. Okay, next मैग्नेटिक फील्ड यूनिट टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? टेस्ला होता है. 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड पर कूलम पर मीटर होता है. ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो गया और ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आई होप कि आप इन सभी फॉर्मूला को जानते हैं. अगर नहीं जानते हैं तो नोट डाउन करेंगे, याद करेंगे. ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो आपने फॉर्मूला चार्ट को देख लिया. अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को. सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अ रीजन हैज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन इट. मतलब एक रीजन है जहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. A proton enters into the region which velocity making an angle of 45 degree with the direction of the magnetic field. मतलब उसमें एक प्रोटॉन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एंटर करता है. इन दिस रीजन द प्रोटॉन विल मूव ऑन पाथ हैविंग द शेप ऑफ अ. तो पहला है स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, स्पाइरल और हेलिक्स. तो मान लो हमने यहाँ से लाइन लेते हैं यहाँ से, और ये लाइन हम ये क्वेश्चन को समझा रहे हैं अच्छे से, अदरवाइज चाहें तो हम इसे नॉर्मली करवा सकते हैं. ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. देख पा रहे हो सभी लोग? क्या है ये? हमारा मैग्नेटिक फील्ड है. और इसमें एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है ऐसे. कैसे करेगा? 45 डिग्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. 45 डिग्री देखो बना रखा ना एंगल, 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मान लो ऐसे, ये है 45 डिग्री. कितना है? 45 डिग्री. तो अगर ये डायरेक्शन वेलोसिटी है वेक्टर v, इसके दो कंपोनेंट होंगे. एक कैसा हो जाएगा? अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? v cos थीटा, और एक हो जाएगा v sin थीटा. इट मीन्स आप इसको दो डायरेक्शन ब्रेक कर लिए. अब एक हो गया v sin थीटा और एक हो गया v cos थीटा. अच्छा, v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. और आप जानते हो कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो क्या बनाएगा? ये सर्किल बनाएगा, सर्कुलर मोशन करेगा. लेकिन v cos थीटा से क्या होगा? v cos थीटा इज द वेलोसिटी ऑफ, v cos थीटा इज व्हाट? v cos थीटा इज द वेलोसिटी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब इस पर तो कोई फोर्स नहीं लगेगा. इसका मतलब कि चार्ज आगे बढ़ता रहेगा. चार्ज क्या होगा? आगे बढ़ता रहेगा. और इस तरीके से सर्कुलर, मतलब v sin थीटा उसे सर्कुलर फॉर्म देगा और v cos थीटा उसे आगे बढ़ाएगा. क्योंकि v cos थीटा की वजह से, v cos थीटा की जो वेलोसिटी है उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है किसके? वेलोसिटी के. ठीक है, तो इस केस में इस वाले शेप को हम क्या कहते हैं? हेलिक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? हेलिक्स कहते हैं. तो आप समझ सकते हो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? हेलिकल पाथ. क्या होगा? हेलिकल होगा. ठीक है, समझ में आया? चलो भाई, ये क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन दिख रहा है प्रॉपर तरीके से? A current I flows through a long straight conductor which is bent into circular loop of radius r in the middle as shown in the figure. जो कि फिगर दिखाया गया है. The magnitude of the net magnetic field at point O will be. तो कह रहा है कि आप मैग्नेटिक फील्ड बताओ क्या होगा एट O. तो मान लो ये जो सर्कुलर लूप आप देख रहे हो पूरा कंप्लीट सर्किल है, तो उसके वजह से क्या होगा? सबसे पहले डायरेक्शन पता करते हैं. तो यहां पर हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप. क्या लिखेंगे भाई? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप क्या हो जाएगा? B ड्यू टू सर्कुलर लूप आ जाएगा म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2r. आपने फॉर्मूला देखा था, मैंने फॉर्मूला बताया था कि
अगर सर्कुलर लूप है उसके वजह सेंटर पे फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो थंब कहाँ जा रहा है हमारा, इनसाइड में। इनसाइड का मतलब क्या होगा, इनसाइड को हम ले सकते हैं, मान लो हम ले रहे हैं के कैप, क्या ले रहे हैं, के कैप, ठीक है। मान लो इनसाइड को हम क्या ले रहे हैं, के कैप ले रहे हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, क्योंकि वहां पर दो वायर दिख रहे हैं ना, एक तो स्ट्रेट है और एक क्या है, एक क्या है, इन्फिनाइट स्ट्रेट वायर दिख रहा है एक तो, और एक क्या दिख रहा है आपको, सर्कुलर लूप दिख रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट स्ट्रेट वायर, देखो डिस्टेंस तो आ रही है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेट वायर की वजह से, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बोलो होगा। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अगर हम थंब लगाएं तो हमारा जो थंब कहाँ जा रहा है, आउटसाइड में, कहाँ जा रहा है, आउटसाइड में। तो इससे क्या लिखेंगे, मान लो हम माइनस के कैप ले ले रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन एक को अगर प्लस माने हैं, एक डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालें, बी नेट निकालें, तो कैसे निकालेंगे बी नेट भाई, बी नेट, तो हम लिखेंगे वेक्टर बी नेट निकालने के लिए क्या होगा, बी ड्यू टू सर्कुलर वायर प्लस बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर। अगर यहाँ पर के कैप ले लेंगे और यहाँ पर पूछेगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, माइनस लगा देंगे हम, यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस के कैप, ठीक है। अगर यहाँ से हम 2 आर को कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 पाई, 1/पाई, और इधर हो जाएगा के कैप। तो ऑप्शन में देखते हैं, ये डायरेक्शन तो पूछा ही नहीं है, तो आंसर हम यहीं ले लेंगे, ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मॉड वैल्यू ऑफ बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पार इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/पाई, देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, बोलो भाई, आया ना, आ जाओ भाई दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ये तो क्वेश्चन आप लगा ही सकते हो भाई, 2020 का ये भी क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। देखो कॉन्सेप्ट सोचना, क्वेश्चन को पढ़ते समय इस तरीके से पढ़ो कि सब कुछ आपको पढ़ते समय समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर रहेगा कि आप उसकी मीनिंग तक नहीं समझ पाओगे। रियलिटी बता रहा हूँ, जब बैठना तब मालूम चलेगा, ठीक है। हम लोग तो बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम निकाले भी हैं। ये एक दिन इसका भी हम वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से मैंने एग्जाम निकाला है, आखिर क्यों पढ़े गोविंद सर से, बोला है कि नहीं, आखिर गोविंद सर से क्यों पढ़ें, तो उसके लिए भी मैं बनाऊंगा। लेकिन छोड़ो, अभी तो मैं बताता हूं कि अभी जब आप एग्जाम में बैठोगे तो इतना प्रेशर रहेगा कि आप सही से पढ़ तक नहीं पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी बातों को ध्यान दो कि आप क्या करोगे कि सबसे पहले आराम से पढ़ोगे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराओ, जिससे क्या होगा, आपकी जो मतलब जो प्रेशर है वो थोड़ा सा डाउन होगा, और जब डाउन होगा तो थिंकिंग पावर बढ़ेगा आपका, अगर थोड़ा सा मुस्कुराना सीखो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अब ये नहीं कि बहुत तेज हंसने लगोगे, फिर तो मत गड़बड़ हो जाएगा भाई, फिर तो एग्जामिनर जो होगा वहाँ पे समझ ही सकते हो आगे की बात। एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। जितना तेज मैं पढ़ रहा हूँ उतना तेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो सॉल्व करके बैठा हूँ ना, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन विल, अच्छा क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो किस में है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, किस में है भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, यूनिफॉर्म है, और दोनों के दोनों पैरेलल हैं। चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के दोनों पैरेलल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, बी से लिखते हैं ना। अब इसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है,
अब वो रेस्ट पे है, रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है। तो पहली बात ये है कि जब ये रेस्ट में है इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है और पैरेलल है, ठीक है, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बी इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। वेलोसिटी है ही नहीं तो इनिशियली इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला से हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेस्ट पे लगता है ना, क्यू इंटू ई होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इधर भागने लगेगा। बोलो भाई, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भागने लगेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। जब ये भागने लगेगा तो फिर आपके मन में क्वेश्चन बनेगा कि सर इसका मतलब ये अब तो चार्ज है, उसके पास वेलोसिटी हो गई और मैग्नेटिक फील्ड तीनों हो गए, तो क्या फिर तो फोर्स लगना चाहिए, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन फिर भी भाई है तो पैरेलल ना, क्या है, पैरेलल है, तो साइन थीटा, थीटा कितना बना रहा है 0 डिग्री और साइन 0 का वैल्यू 0, तो केवल आपके पाथ कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट, कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट। तो अब यहाँ पर देखो मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, तो बिल्कुल पहला ही है, तो पहला ही सही होगा, पहला ही सही होगा। क्यों? क्योंकि केवल और केवल चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ओनली ऑन वन इलेक्ट्रिक फोर्स, सो चार्ज द ट्रैजेक्टरी ऑफ चार्ज विल बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट है, ओके। बोलो भाई। अच्छा भाई, नेक्स्ट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज। कह रहा है कि एक वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द कंडक्टर इज, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। बोलो, आई बी एल साइन थीटा होता है ना। जब इसमें फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, जब यहाँ पर थीटा कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। इसका मतलब कि जब चार्ज को रखा, फोर्स को रखा जाएगा, कंडक्टर को रखा जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड से कितना डिग्री बनाना चाहिए, 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम व्हेन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बात सही है। अब कह रहा है कि मैक्सिमम व्हेन द कंडक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोई फोर्स नहीं लगेगा। मिनिमम व्हेन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नहीं। एंड मिनिमम व्हेन द कंडक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इसको मिनिमम कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो पहला ऑप्शन सही है, सही है। चलो भाई, देखो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया ये, देख लो एक बार क्वेश्चन को। एन आइसोसेलेस राइट एंगल करंट कैरिंग लूप PQR इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B पॉइंटिंग अलोंग PR, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ B है वो PR के डायरेक्शन में है, मतलब इस तरीके से है। एंड एक्टिंग ऑन इफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म PQ, इस वाले पर बता रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है F, ठीक है। देन द मैग्नेटिक फोर्स विच एक्ट्स ऑन द आर्म QR विल बी, तो इस वाले पर फोर्स आपको बताना है, FQR कितना होगा। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं बताना है आपको, बस वैल्यू बतानी है। मैं डायरेक्शन ले रखा हूं लेकिन डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस वाले वायर पे देखो, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं नॉर्मली, ऐसे देखो कैसे कर सकते हैं कि ये वायर पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, किसके है, मैग्नेटिक फील्ड के, तो पैरेलल वायर पे तो फोर्स 0 लगेगा। बोलो, फोर्स 0 लगेगा। अब ये वाला फोर्स लगा F, इसका मतलब जो यहाँ पर जो इस वाले लाइन पे जो फोर्स लगेगा इन दोनों लाइन के वेक्टर सम के बराबर होगा, तो इस वाले फोर्स पे FQR जो लगेगा वो दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। इसका मतलब एक तो वेक्टर लगा F और एक हो गया 0, तो कौन सा लगेगा, F लगेगा। मतलब फोर्स कितना लगेगा, द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F लगेगा। बोलो आया कि नहीं आया, आया। अब रही बात ये कि सर इसको दूसरे तरीके से करा दो एक बार, ठीक है, चलो भाई करा लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका लेंथ कितना होगा x, इसका लेंथ कितना होगा x होगा। ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, इतना तो आपको मालूम ही होगा 45 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बोलो होता है कि नहीं होता है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बोलो मालूम है ना, ठीक है। अगर ये x ये कितना हो जाएगा x√2, ये कैसे हुआ मेरे को भी नहीं मालूम भाई, ये तो 12th में हो ना, तो मालूम होना चाहिए। हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बोलो
ठीक है, x/√2, ठीक है भाई। सर इस पे फोर्स कितना लगेगा, मान लो इसको हम FPR देते हैं, क्या नाम देते हैं, FPR। तो सर FPR पर जो फोर्स लगेगा वो IBL sin थीटा, और ये तो थीटा है 0 डिग्री, तो यहाँ पर FPR 0 लगेगा, ठीक है सर। इस वाले पे कितना लगेगा, FQP कितना लगेगा, ये लगेगा IB और L का मतलब होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है x, और साइन थीटा, ये बताओ ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड से कितना डिग्री बना रखी है, 90 डिग्री बना रखी है, तो क्या हो जाएगा साइन 90, जिसको हम लिख सकते हैं IBX, क्या लिख सकते हैं, IBX लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू दे रखा है कितना डिग्री, कितना वैल्यू दे रखा है, F, क्या दे रखा है, F, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, FQR। अच्छा भाई, करंट तो वही रहेगा, सेम ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही है, लेंथ कितना हो गया, x/√2, अच्छा साइन थीटा की बात किया हुआ, देखो मैग्नेटिक फील्ड ये है, अगर ये 45 डिग्री, तो बताओ ये कितना कितना डिग्री बना रहा है, ये 45 डिग्री किससे बना रहा है, किससे बना रहा है 45 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड से बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो साइन थीटा की जगह पे लिख लेंगे साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू 1/√2, तो IBX√2, और साइन 45 ना, साइन 45 क्या होगा यहाँ पे, साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो वैल्यू क्या हो जाएगी IBX, और IBX किसके बराबर है, F के बराबर, मतलब FQR भी किसके बराबर आएगा, F के बराबर आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ये सही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। और CBSE 2022, CBSE 2022 का क्वेश्चन, 2 wires carrying current I1 and I2 lies on slightly above the other in horizontal plane as shown in figure. The region of vertically upward strongest magnetic field, कह रहा है कि vertically upward मतलब बाहर की तरफ मैक्सिमम फोर्स लगने वाला, इसमें से कौन सा रीजन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, देयर आर 4 रीजन and you have to tell the region where magnetic field is strongest but vertically upward, कैसा होना चाहिए, vertically upward होना चाहिए। आओ देखते हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, इस I1 की वजह से सभी में पहले हम निकालते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हो स्ट्रॉन्गेस्ट निकालना, वैल्यू बताना ही नहीं है तो क्यों वैल्यू लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन को पता करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर डायरेक्शन सेम हुआ तो वेक्टर क्वांटिटी ऐड होती है, आप जानते ही हो, अगर डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो हम उनसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट और मिनिमम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो I1 की वजह से सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालते हैं, क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल, ये थंब का डायरेक्शन, तो करंट कहाँ आया, करंट कहाँ आया, बाहर, तो हम इसको लगा दिए, I1 की वजह से आ गया आउटवर्ड, ठीक है। देखना ग्रीन वाला रहेगा I1 की वजह से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, सिंबल लगा दे रहा हूँ, ये I1 के लिए ये यूज करेंगे, मतलब ग्रीन I1 के लिए मतलब कौन सा, या तो ये या ये, मतलब ये ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। और I2 के लिए रेड रहेगा, ध्यान देना, ठीक है। ये मेरा कोडिंग है। आओ, तो I1 की वजह से पहले में क्या आ गया, बाहर की तरफ, दूसरे में निकालेंगे, दूसरा क्या करंट से जा रहा है, कहाँ आया, बाहर की तरफ, ठीक है। तीसरे में देखेंगे, तीसरे में कहाँ गया भाई, अंदर की तरफ, ठीक है। और चौथे में भी अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब I2 पे आते हैं फटाफट। I2 का कलर कैसा है, रेड है, मैं लिया हूँ, ठीक है। तुम कुछ भी ले सकते हो, ये नहीं कि यहाँ पर रेड और ग्रीन में ही वहाँ पर आ गए कन्फ्यूजन में, ये मैं लिया हूँ, ठीक है, रेड। तो क्या हो जाएगा I2 के लिए, अपवर्ड डायरेक्शन, ये कहाँ गया, इनसाइड, देखो थंब, और ये बी कहाँ गया, आउटवर्ड के लिए क्रॉस। अच्छा, यहाँ पर आउटवर्ड कैसे, डॉट, यहाँ पर अंदर को हम अंदर क्या ले रहे, क्रॉस, बाहर को डॉट, ठीक है। ये क्या है, क्रॉस, तो ये इधर से I2 के लिए लेना है, I2 के लिए क्या आ गया, डॉट, I2 के लिए क्या आ गया, डॉट। और यहाँ पर फोर्थ वाले में I2 ऊपर, तो फोर्थ वाले में क्रॉस, ठीक है। अच्छा, वैल्यू अगर यहाँ पर कुछ भी हो, डजेंट मैटर कि I1 I2 क्या है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी,
तो कैंसिल आउट हो जाएंगी या तो मतलब निगेटिव हो जाएंगी, मतलब कहने का मतलब ये डिफरेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो होगा सर एडिशन होगा, लेकिन ये वर्टिकली अपवर्ड ना हो करके वर्टिकली डाउनवर्ड है, क्या है डाउनवर्ड पूछता तो ये हो जाता। यहाँ पर देखेंगे ये भी दोनों डिफरेंस हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वर्टिकली अपवर्ड वाला कौन सा रीजन है आपका, सेकंड, या दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड किस रीजन में है, सेकंड रीजन में है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। बोलो ठीक है। इस तरीके से देखो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है आपको। हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना मिले, लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस मिलेंगे, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। आ गया। अब आ जाओ भाई, करंट कैरिंग वायर केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट कैरिंग वायर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट इज अ, सिंपल सी बात है भाई, फिर तो वही बार बार पूछ रहा है ना। फोर्स का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, आई बी एल साइन थीटा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो थीटा जब मैक्सिमम तब होगा जब 90 डिग्री होगा साइन थीटा। तो क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है। इफ एन अमीटर इज टू बी, ये इंपॉर्टेंट है, इफ एन अमीटर इज टू बी यूज, इसको हम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इफ अमीटर इज टू बी यूज इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विद द अमीटर। तो आओ सबसे पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं भाई। अमीटर है तो जो क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है ना, हम इस पे चाह रहे हैं कि आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप लगा पाओ। ध्यान से सुनना और नोट करना, मेरी बातों को ईमानदारी से नोट करना, और आप देखना हो सकता है कि एग्जाम में से क्वेश्चंस पूछ दें। अमीटर की बात किया हुआ है। अमीटर क्या होता है, अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। क्या करता है, करंट मेजर करता है। ठीक है, करंट मेजरिंग डिवाइस है, करता है। अच्छा, अब इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ध्यान देना, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, ये पूछा जा सकता है। ये क्या होता है, वेरी लो होता है। क्या होता है, वेरी लो, वेरी लो होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तभी तो सीरीज में किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं ना। एमीटर किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, तो बहुत लो होगा तभी तो लगाते हैं, नहीं तो फिर तो करंट ड्रॉ करने लगेगा। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल एमीटर होगा, आइडियल होगा, सॉरी ये तो प्रैक्टिकल था, ये क्या था, आइडियल होता, तो यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता। अच्छा, अब कह रहा है कि हम इसकी जगह पे वोल्ट मीटर में लगाना है। भैया कहाँ लगाना है, वोल्ट मीटर में। कहाँ लगाना है, वोल्ट मीटर में लगाना है। और वोल्ट मीटर कहाँ लगता है, पैरेलल में। अगर आप इस अमीटर को पैरेलल में लगा दोगे तो पूरा का पूरा करंट अमीटर से होकर जाने लगेगा, और वो जो आप जिस सर्किट में यूज करोगे वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और अमीटर आपका जल जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या होगा कि जब हम एक वोल्ट मीटर की जगह पे अमीटर लगा देंगे तो अमीटर जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, वहां पर हो ही जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो अब हम क्या करेंगे, हमें वोल्ट मीटर बनाना है। तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अमीटर टू वोल्ट मीटर, क्योंकि आप सॉरी वोल्ट मीटर टू एमीटर, कि वोल्ट मीटर की जगह पे क्या लगाना है, अमीटर लगाना है। तो वोल्ट मीटर की जगह पे अगर अमीटर लगाना है, मतलब आप समझ लो कि अमीटर ही लगा रहे हो लेकिन वोल्ट मीटर बनाकर, क्या बना करके, वोल्ट मीटर बना करके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर लगाना पड़ेगा, वो भी किस में, सीरीज में। किस में, सीरीज में, याद रहेगा। हाई रेजिस्टेंस वैल्यू का एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा, किस में लगाना पड़ेगा, सीरीज में लगाना पड़ेगा, जिससे कि ये किस में, एमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा करके आप किसके जगह पे लगा सकते हो, वोल्ट मीटर के जगह पे लगा सकते हो, जिससे कि अमीटर ना जले। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट ना हो। तो क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ऑप्शन सी देखो, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको एमीटर को यूज कर सकते हैं किसके जगह पे, वोल्टमीटर के जगह पे। ठीक है, अच्छा, आप इसे देखेंगे, अ नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन
each having the same momentum enters a region of uniform magnetic field। कह रहा है कि एक पतला सा बीम है, किसका है, प्रोटॉन का है एंड न्यूट्रॉन का है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मार्क करेंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन each having the same momentum, मोमेंटम क्या है, सेम है, p मोमेंटम सेम है, enters a region of uniform magnetic field, uniform magnetic field directed perpendicular to their direction of momentum। वो भी कहाँ भेजना है, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। what would be the ratio of the circular path described by them। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ क्या होगा उनका, एंड उसी क्वेश्चंस को दूसरे साल 2013-11 में है और 13 में पूछा गया है अलग तरीके से थोड़ा सा। एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैविंग इक्वल मोमेंटम, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैविंग इक्वल मोमेंटम एंटर इन रीजन of uniform magnetic field at right angle to the direction of the field, find the ratio of radii of curvature of the path of the particle। ठीक है, तो एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो ये तो हमको मालूम होना चाहिए, E पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे भी चार्ज E ही होता है। ठीक है, दोनों पर सेम चार्ज होते हैं। अच्छा, मोमेंटम भी कांस्टेंट हो गया, मोमेंटम कांस्टेंट है। ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आप पहले ही पेज पे देखे थे, मैंने क्या किया था, फॉर्मूला बताया था, बोला था कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, R इज इक्वल्स टू एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्यू इंटू बी। अच्छा, क्या क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी कांस्टेंट, उसके बाद क्या बोला, सेम मोमेंटम का मतलब ऊपर तो मोमेंटम ही दिख रहा है, एम इंटू बी इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/q, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अच्छा, इसका मतलब सर R1 अपॉन R2 मतलब RP अपॉन RD किस पे डिपेंड करेगा, तो सर इलेक्ट्रॉन चार्ज पर डिपेंड करेगा। चार्ज कितना है दोनों पर, E और E, दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/1, तो रेशियो क्या आ गया, 1 रेशियो RP रेशियो RD, मतलब न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का कितना आ गया, 1:1। बोलो आया कि नहीं आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इस तरीके से रिलेट करके आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। बोलो आया समझ। What is the value of magnetic field at point O due to current flowing in the wires as shown in figure। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, दो पैरेलल वायर हैं, तो ये जो रियली में जो दिखाया गया ना, ये दोनों के दोनों वायर बिल्कुल पास हैं, तो ये जो इनका जो अगर हम लाइन को आगे बढ़ाएं तो कहाँ से होकर के जाएंगे, सेंटर से होकर के जाएंगे, तो इनके वजह से अगर सेंटर पे बात करें तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा थोड़ा सा ऊपर भी होते तो मान लो एक वायर यहाँ पर और एक वायर यहाँ पर, इसमें ऐसे करंट और इसमें ऐसे करंट, अगर मान लो पहले की वजह से ऐसे और दूसरे की वजह से बाहर, एक की वजह से अंदर और एक की वजह से बाहर, तो दोनों आपस में क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते, मतलब इन दोनों वायर की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऊपर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ऐसे भी होगा अगर थोड़े दूरी पर भी हैं, तो हम इनको इस फॉर्मूले से अगर निकालें तो एक की वजह से डाउनवर्ड, एक का से अपवर्ड, जिसकी वजह से बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन दोनों वायर की वजह से तो बी 0 होने वाले हैं। एक मिनट, ठीक है, चलो भाई, अब हमें क्या करना है कि अब केवल सर्कुलर वायर की वजह से निकालना है। तो अगर देखो तो ये सेमी सर्कुलर, ये भी सेमी सर्कुलर, और ये इन दोनों में करंट सेम, डायरेक्शन अलग अलग, तो पहले वाले की वजह से डायरेक्शन इनवर्ड और दूसरे वाले की वजह से आउटवर्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये भी निकाल लेते हैं। क्या होता है सेमी सर्कुलर की वजह से B इज इक्वल्स टू ड्यू टू सेमी सर्कुलर क्या होता है, μ0I/4r, μ0I/4r, ये पहले की वजह से आ जाएगा 4r, रेडियस स्मॉल r है, और ये क्या जाएगा पहले के वजह से इनवर्ट, तो हम क्या ले सकते हैं, मान लो k कैप, और BSC2 सेमी सर्कुलर ड्यू टू सेकेंड लूप, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं μ0I/4r, क्योंकि r तो सेम है, और k कैप, और ये क्या हो रहा है बाहर, तो हम इसको क्या ले लिए, नेगेटिव ले लिए। अगर नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, B नेट, तो यह आ जाएगा B, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, तो हम या तो सिंपली ऐसे वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा,
तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस, तो क्या हो जाएंगे 0। तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बोलो सही है। देखो एक की वजह से बाहर और एक की वजह से अंदर, दोनों का वैल्यू सेम, रेडियस सेम, तो क्या हो जाएंगे 0 हो जानी है। ठीक है चलो, HOTS का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। CBSE 2017 में कुछ पूछा गया है क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल सर्कुलर क्वाइल P and Q each of radius R carrying currents 1 ampere and √3 amperes respectively are placed concentrically and perpendicular to each other lying in the XY and YZ plane. Find the magnitude and direction of the net magnetic field at the center of the coil. चलो भाई, एक हमारे पास इस तरीके से हो जा रहा है लूप, और एक हमारे पास ऐसे ले रहे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, सेम रेडियस के हैं। हाँ, रेडियस बराबर है, रेडियस क्या है इनका, बराबर है। ठीक है, सेम रेडियस के हैं। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, सेम रेडियस के। अब सही है। चलो ठीक है, तो ये रेडियस हो गया, सेम रेडियस आर के हैं, सेम ये सेंटर कॉन्सेंट्रिकली मतलब होता है एक ही सेंटर, और इसका भी आर। इसमें करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है भी, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है पहले वाले में मान लो ये P है और ये कौन है, Q है। ठीक है, इसमें 1 एम्पियर और इसमें हो रहा है √3 एम्पियर। ठीक है, तो कह रहा है कि प्लीज कॉन्सेंट्रिकली एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मान लो इसके वजह से अगर हम सेंटर पे निकालें तो क्या आ जाएगा, देखो इसकी वजह से सेंटर पे निकाले, करंट कैसे जा रहा है, करंट हो रहा है मान क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से करंट जा रहा है, तो कहाँ आ रहा है, थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इसमें अगर मान लेते हैं हम भी यहाँ पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें कितना करंट आ रहा है, इसमें करंट आ रहा है, देखो ये लूप ऐसे है तो ये ऐसे आएगा और इसका अंदर आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर देखो ये इस तरीके से है, मतलब इसको ऐसे समझ लो कि ये एक्स वाई, ये है एक्स वाई प्लेन है, और ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन में है। कैसा है, वाई जेड प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन में है तो उसका, ये देखो एक्स वाई प्लेन है, तो इन दोनों का जो बी आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, वाई में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, वाई में आ रहा है। और ये क्या है, एक्स जेड है या वाई जेड ले लो, क्या है ये, वाई जेड है। तो वाई जेड वाला किस में आएगा, एक्स में आएगा, एक्स में आएगा। देखो ये वाई जेड है, तो इसका किस में आ रहा है, एक्स में आ रहा है। मतलब इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया, इसके वजह से वो कैसे आया, इसके वजह से इस डायरेक्शन में आया ना ये, और इसके वजह से सेकेंड वाले की वजह से कैसा आया, ये है हमारे पास लूप ऐसा, तो इनका आया डाउनवर्ड। वैल्यू सेम ही आएंगी क्योंकि रेडियस आर है, वैल्यू करंट अलग अलग है, तो करंट अलग अलग की वजह से अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, चलो तो पहले वाले की वजह से निकालते हैं B1, मतलब ये 1P है या तो P से वजह से, तो म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2R करेंगे सेंटर पे निकालने के लिए, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई दे रखा है 1 एम्पियर, तो आ जाएगा म्यू नॉट आई की जगह पे 1 रखेंगे और 2R की जगह पे 2R रख देते हैं। और डायरेक्शन क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आप ले सकते हैं, इसको हम ले रहे हैं, पहले वाला है ये, तो ये इसको हम लेंगे माइनस जे कैप, माइनस आई कैप, माइनस, देखो ये क्या आया, माइनस आई कैप है ना ये वाला। ठीक है, बी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इस वाले कॉइल की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2R, तो कितना आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 2R, और यहाँ पर I2 की जगह पे क्या हो जाएगा √3, देखो दे रखा है √3 एम्पियर, तो रूट में 3 आ जाएगा। अच्छा ये कौन सा डायरेक्शन है, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पर ये वेक्टर बी पी हो गया और ये वेक्टर बी क्यू हो गया, तो हम क्या निकालेंगे, बी नेट निकालेंगे ना, वेक्टर बी नेट। तो इन दोनों को सिंपली क्या कर सकते हैं, वेक्टर सम कर देंगे, वेक्टर बी पी प्लस वेक्टर बी क्यू। अच्छा, पहले वाले का वैल्यू क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2r, म्यू नॉट अपॉन 2r इन ब्रैकेट, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 2r आई कैप, माइनस लगा लेते हैं आई कैप, और यहाँ पर माइनस म्यू नॉट अपॉन 2r, और यहाँ पर आ जाएगा रूट में 3j कैप। आ गया, बोलो भाई। अच्छा, अब यहाँ पर हम मॉड वैल्यू ऑफ बी निकालेंगे, मॉड वैल्यू ऑफ बी नेट, तो क्या आ जाएगा, आई कैप और जे कैप है, तो मॉड निकालने के लिए क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2r को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, और अंडर रूट में यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3। अब देखो इन सब का स्क्वायर करते हैं तो रियल में म्यू नॉट अपॉन 2r तो कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, रूट में 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बचेगा ना, तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 4 म्यू नॉट, और 4 जब रूट में आएगा तो रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा 2r, तो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई आर, क्योंकि देखो ये 2 लिख सकते हैं और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू नॉट डिवाइड बाई आर इसका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया, बिल्कुल आराम आराम से ऐसे आपको कॉन्सेप्ट लेके चलने और आंसर तो आना ही है, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट डिवाइड बाई आर आएगा। चलो तो देखते हैं, एन अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ओम कैन मेजर अ करंट अप टू 1 एम्पियर, ठीक है, मतलब मैक्सिमम करंट दे रखा है कितना, 1 एम्पियर, तो आई का वैल्यू दे रखा है, अमीटर है, और आई जी मतलब कितना मैक्सिमम करंट कर सकता है, 1 एम्पियर मेजर कर सकता है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस एमीटर टू मेजर अ करंट लूप 5 एम्पियर, मतलब आपको रेंज एक्सटेंड करना है किसका, एमीटर का, जो मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सके, 5 एम्पियर कर सके, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, शंट बताना है, क्या बताना है, शंट। मान लो ये हमारे पास एमीटर है, क्या है, एमीटर है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है आर जी, क्या है, आर जी का मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस या एमीटर का रेजिस्टेंस, चलो आर ए ले लेते हैं, आर ए का मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस है। अब इसके पैरेलल में आपको क्या लगाना है, शंट लगाना है, क्या लगाना है, शंट, तो आर शंट दे दिया, ये आपको निकालना है, शंट को हम डायरेक्ट एस लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, एस, और करंट मेजर करना है कितना, आई एम्पियर, और इसमें कितना जाना चाहिए मैक्सिमम, आई जी, कितना जाना चाहिए, आई जी, तो इसमें कितना चला जाएगा, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी, ठीक है। तो अब बताओ कि सर इसमें करंट गया आई जी, रेजिस्टेंस है आर ए, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, पहले वाले ब्रांच में कितना हो जाएगा, आई जी इंटू आर ए, ठीक है सर। इस ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं तो वोल्टेज सेम ही होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू आर एस। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, या एस ले रहे हैं ना शंट रेजिस्टेंस को, शंट रेजिस्टेंस को एस ले रहे हैं, तो दोनों वी इक्वल है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो आई जी इंटू आर ए इक्वल हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू एस के। हमें तो एस निकालना है, तो एस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई जी इंटू आर ए अपॉन आई माइनस आई जी। चलो और सिंपल कर लेते हैं इस फॉर्मूला को, बहुत बढ़िया बना लेते हैं फॉर्मूला। तो एस इज इक्वल टू आई जी को लेकर क्या जाएंगे नीचे, तो बन जाएगा आर ए अपॉन आई जी, हम माइनस आई जी अपॉन आई जी करेंगे तो क्या बन जाएगा 1, ठीक है। आई अपॉन आई जी को हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आई अपॉन आई जी को हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसको हम किससे लिखते हैं, एम से। तो अब यहाँ पर एस शंट का निकालने का फॉर्मूला आप याद रखोगे, कितना आ गया, आर ए डिवाइड बाई एम माइनस 1, जहाँ पर एम क्या है, आई अपॉन आई जी, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब आपका सिंपल बन गया। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 0.8, कितना दे रखा है, 0.8। अच्छा, एम का वैल्यू निकालना है, तो एम का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई अपॉन आई जी, आई ये आई जी है और आई कितना है 5 एम्पियर, तो रख दो, एम का वैल्यू कैसे निकल के आएगा, आई कितना है 5,
और आई जी कितना है 1, तो कितना हो गया 5/1 5 -1 कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 0.8 डिवाइड बाई 5 - 1 कितना हुआ 4, इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 ओम। तो 0.2 ओम का शंट आप लगा देते हो, तो यही जो वोल्ट एमीटर जो कि 1 एम्पियर मेजर कर रहा था अब 5 एम्पियर भी क्या कर सकता है मेजर कर सकता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है शंट निकालने का, इससे आप क्या करोगे याद रखोगे, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर से आया, चलो यहाँ पे देखेंगे अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन and alpha particle are accelerated through the same potential difference and then subjected to a uniform magnetic field B. ये perpendicular to the direction of their motion. Compare their kinetic energy and radius of the circular path described by the proton is 5 cm. Determine the radii of the path described by neutron and alpha particle. तो ये आपको क्या करना है, इनका ये सॉल्यूशन देना है। सबसे पहले निकालना है, क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करनी है K1 K2 K3 अल्फा प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा ऑन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल है, तीन लोग हैं। तो सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन मान लो हम m लिख रहे हैं, ठीक है, और चार्ज जो होता है QP मतलब प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो होता है E। अच्छा, न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो ट्वाइस टाइम ऑफ होता है किसके, प्रोटॉन के मास के, और चार्ज कितना होता है न्यूट्रॉन पे, तो भी होता है E। अच्छा, अब ये जो बचा मास ऑफ क्या बचा है एक अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो होता है हीलियम का न्यूक्लियस 2He4 मतलब 4 मास होगा, 4 होगा किसके MP के, जिसको हम लिख सकते हैं 4m। अच्छा, चार्ज कितना होगा इस पे MQ, चार्ज कितना होगा भाई, चार्ज हो जाएगा Q अल्फा, वो हो जाएगा 2 × E ट्वाइस टाइम ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, 2He4 से इतना आपको जानकारी होगा। अब वो कह रहा है कि उसको एक्सेलरेट किया गया है कहाँ तक, पोटेंशियल डिफरेंस V तक मान लेते हैं। तो अब इसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी, इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ चार्ज, पोटेंशियल difference of charge is V, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी Q × V कितना हो जाएगी भाई, Q × V, जहाँ V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, अगर हम यहाँ से इस फॉर्मूला से काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका निकालें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का, ठीक है, तो पोटेंशियल सेम पोटेंशियल डिफरेंस बोला हुआ है, तो V तो सबका कांस्टेंट हो गया, तो V कांस्टेंट हो गया तो किस पर डिपेंड करेगा, QP मतलब चार्ज ऑन QP रेशियो चार्ज ऑन D और रेशियो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, किस पर, अल्फा पार्टिकल पे। तो अब प्रोटॉन पे चार्ज कितना है E, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है E, और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है 2 × E। तो अब क्या हो जाएगा सेम, अब यहाँ पर देखेंगे तो KP रेशियो KD रेशियो K अल्फा कितना आ गया 1 रेशियो, देखो E से E कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 1:2, तो ये क्या आ जाएगा KP रेशियो KD रेशियो K अल्फा निकल के आ गया। मतलब पहले आपको देयर काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गया 1:1:2 निकल के आया। अब क्या निकालना है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय प्रोटॉन इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी तो मालूम चल गया, अब क्या बात करते हैं रेडियस की। तो आओ इस पर नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं रेडियस। अच्छा, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा घूम रहा हो तो रेडियस R इज इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाई, ये जो v है वो वेलोसिटी है, ये जो v है क्या है वेलोसिटी है, तो qb
अच्छा, अगर हम यहाँ से लिखे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में तो के इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से हम v का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k डिवाइड बाई एम। तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2k डिवाइड बाई एम, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी के टर्म में निकालना है। तो रेडियस निकल के आ जाएगा, v की जगह पर रख देना है m, v की जगह पर रख देंगे 2k डिवाइड बाई एम, और यहाँ पर क्या था, अपॉन क्यूबी। तो रेडियस का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ये एक m से m कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2k हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा अपॉन, ये बचेगा अंडर रूट में, यहाँ पर लेते हैं क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा m, यहाँ बचेगा m, क्या बचेगा m, बोलो सही है, एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा m, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, ये k क्या है, k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और अभी काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, Q इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, कि Q इंटू वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो 2k की जगह पर लिखते Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V m, और डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बनकर क्या आ गया रेडियस का, देखो Q से Q, एक Q कैंसिल हो गया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हो गया 2Vm अपॉन QB स्क्वायर, बोलो आया। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था कि काइनेटिक एनर्जी तो आप निकाल लिए, अगर रेडियस के बारे में बताओ, किसके बारे में, रेडियस के बारे में बताओ। प्रोटॉन का दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो आप बाकी का रेडियस आपको बताना है, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का। चलो ठीक है, हम यहाँ से निकालते हैं रेशियो का, यहाँ पर रेडियस का रेशियो निकाल लेते हैं। रेडियस आरपी रेशियो आर न्यूट्रॉन रेशियो आर अल्फा पार्टिकल। चलो भाई, किस पे देखो, वेलोसिटी सॉरी, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में कांस्टेंट गिवन है, मास पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर डिपेंड करेगा, बी तो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एम, और डिवाइड बाई क्यू, इसी पर डिपेंड। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है। तो किस पर डिपेंड करेगा, m बाई क्यू पर, किस पर डिपेंड करेगा, m बाई क्यू पर। अच्छा चलो, मास ऑफ प्रोटॉन को हमने किस में लिखा है, मास को m, मास ऑफ प्रोटॉन को m माना है, और चार्ज कितना है m बाई ई। तो किसका निकल के आ गया, प्रोटॉन का रेशियो अंडर रूट। अब यहाँ पर कौन है, न्यूट्रॉन का मास कितना है 2m, और चार्ज कितना है e। अच्छा, और इसका कितना है, अल्फा पार्टिकल का मास है 4m, क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना है 2 इंटू ई। चलो भाई, m बाई ई को निपटा देते हैं। क्या बचा, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा रेशियो में अंडर रूट में 2, और यहाँ पर बचा 4/2। क्या बचा, रेशियो में 4/2 रूट में बचा था, तो क्या हो जाएगा, ये देखो 4/2 बचा ना, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ में क्या बचा, रूट में 2। अब देखो, अगर ये आरपी का मतलब ये है कि रेशियो प्रोटॉन का, किसका रेशियो आ गया, प्रोटॉन का रेशियो, न्यूट्रॉन का रेशियो, रेडियस का, और अल्फा पार्टिकल का, तीनों का आ गया। अब आरपी का वैल्यू दे रखा है 1 का वैल्यू दे रखा है कितना, प्रोटॉन का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि अगर आरडी पूछेगा तो रेशियो कितना है 1/2 है, तो कितना आ जाएगा 5/2 सेंटीमीटर, आएगा कि नहीं आएगा, तभी तो √2 होगा। और इसका भी आर अल्फा भी कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। मुझे समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो गया। 5 सेंटीमीटर तो गिवन था, आर डी और आर अल्फा हम निकाल लिए। पूरा समझ में आया कि नहीं आया। ओके, अब एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन ऑफ द सेम kinetic energy are in turn allowed to pass through in magnetic field B acting normal to the direction of motion of the particles. Calculate the ratio of radii of the circular path described by them. Same to same यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आप इसी को लगाओगे
तो निकल करके आ जाएगा R इज इक्वल टू 2km/q² v², ये फॉर्मूला लगाओगे निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे क्या होगा कमेंट बॉक्स में। जो भी 12th के लड़के जो CBSE बोर्ड के हैं और इस क्वेश्चंस को लगा रहे हैं या किसी भी बोर्ड के हों क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे। प्रीवियस जो मैंने अभी जो क्वेश्चंस कराया है उसी क्वेश्चन पर बेस्ड है, बस यहाँ पर अल्फा है और कौन है, प्रोटॉन है, ठीक है। टू स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप मार्क्ड 1 and 2, तो ये पहला है और दूसरा है। इक्वल करंट इक्वल है, प्लेस्ड इन विद इन द ज्योमेट्रिकल एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द पॉइंट O। तो आपको कह रहा है कि पॉइंट O पर नेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी बताना है और वैल्यू भी बतानी है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम क्या करेंगे भाई, पहला है, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। जब ऐसे करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो क्या होता है, फॉर्मूला वेक्टर B इज इक्वल्स टू μ0 I/r²। देखोगे शुरुआत में ये फॉर्मूला में लिखा हूँ 2r² प्लस x² टू दी पावर 3/2। बोले ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि करंट तो सेम है, दोनों में करंट सेम है, तो हम डायरेक्टली के ले लेते हैं। डायरेक्टली कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। आई सेम है, रेडियस सेम है, तो अब एक्स भी सेम है, ठीक है। अब डायरेक्शन का बस खेल है इसमें भाई, किसका खेल है, डायरेक्शन का। तो आप देखो ये वाला अगर लूप देखे तो इस तरीके से करंट रखा गया, ऐसे कॉइल रखी गई, देखो ऐसे रखी गई, ठीक है, ऐसे। तो क्या होगा, इस तरीके से करंट आ रही है, देखो ऐसे करंट आ रही है ना, ऐसे लूप रखा गया है तो करंट ऐसा है। तो बी कहाँ पे आया, बी कहाँ आया, देख रहे हो किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। तो बी कहाँ आया, इस डायरेक्शन में, इसके वजह से देखो इस तरीके से रखा गया है, लूप ऐसे रखा गया है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे रखा गया है तो कहाँ गया, बाहर साइड में, मतलब ये इसके वजह से, किसके वजह से, B1 की वजह से, पहले वाले की वजह से ये B1 आ गया। अच्छा ये कॉइल ऐसे रखा गया, करंट ऐसे बह रहा है, तो करंट ऐसे बह रहा है तो बी कहाँ पे आया, अपवर्ड डायरेक्शन में, किसकी वजह से, सेकेंड की वजह से, ये आ गया। सब कुछ सेम, एक्स सेम है, एक्स सेम है, 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर है। तो जो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो तो ऐसे ही आएगा ना। आप जानते ही हो कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कहाँ से आता है, 45 डिग्री से। कहाँ से जाता है, 45 डिग्री से जाता है, बोलो है कि नहीं। तो अब इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो B1 है ये और ये कौन है, B2 है। तो हम क्या करेंगे, जो बी नेट निकल के आएगा, बी नेट जो निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा, अंडर रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। डायरेक्शन तो आप पहले ही बता दिए कि 45 डिग्री पे आएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगी। हम चाहें तो निकाल सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू B sin थीटा अपन A प्लस B cos थीटा से, जो कि वेक्टर फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा B1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो करंट सेम है तो वही फॉर्मूला हो जाएगा μ0 I/r² टू r² प्लस x² 3/2, ठीक है। बस वेक्टर फॉर्म में लेना होगा तो हम इसे क्या ले लेंगे, ये x के डायरेक्शन में है तो आई कैप ले लेंगे, ठीक है। और ये क्या है, B2 क्या है, सर सेम ही है, वैल्यू सेम है, रेडियस सेम है, सब कुछ सेम ही है ना। देखो ईच अदर शोन इन फिगर कह रहा है सर्कुलर लूप पे आइडेंटिकल है, तो रेडियस सेम है, तो μ0 I/r² और यहाँ पर 2r² प्लस x² का पावर 3/2 और ये हो जाएगा j कैप। जब इस तरीके का वैल्यू है तो हम इसे x मान सकते हैं, तो क्या इससे मैं लिख सकता हूँ xi कैप, और इससे भी लिख सकते हैं xj कैप। जब सेम वैल्यू है तो हम इस वाले पूरे वैल्यू क्या मान लिए, x मान लिए, तो क्या हो गया xi कैप और xj कैप रख देते हैं यहाँ पर अंडर रूट में, तो क्या हो जाएगा x² प्लस i कैप का स्क्वायर i² हो जाएगा, तो x²। देखो डायरेक्शन तो निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, बी नेट का डायरेक्शन जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, xi कैप प्लस xj कैप। सिंपली ये आ गया वेक्टर फॉर्म, x का मतलब μ0 I/r² इन ब्रैकेट r² प्लस x² टू दी पावर 3/2 i कैप प्लस j कैप, ठीक है। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, i कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कॉफिशिएंट का स्क्वायर, क्या हो जाएगा x² x अंडर रूट 2, x के जगह पे क्या रख देंगे भाई, μ0 I/r² 2 इन ब्रैकेट r² प्लस x² टू दी पावर 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2, तो ये √2 आ जाएगा। सॉल्यूशन हो जाएगा μ0 I, यहाँ पर √2 ले सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा
म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट में 2, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। क्या हो जाएगा ये नेट, ये हो जाएगा वैल्यू। और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 डिग्री किसमें है, 45 डिग्री टू था, या तो आप B1 से ले सकते हो या B2 से ले सकते हो। तो इस जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से 45 डिग्री पर क्या है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हुआ, जो कि 2013 में पूछा गया था। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, 2 सर्कुलर लूप A and B each of radius 3 meter are placed coaxially at a distance carry current of 3 ampere and 2 ampere in opposite direction respectively। ठीक है, कोएक्सियली का मतलब कि मतलब प्लेस्ड कोएक्सियली एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, एक ही एक्सिस पर रखे गए हैं। ठीक है, दे कैरी करंट 3 एम्पियर एंड 2 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप ए। ठीक है, तो ये कोएक्सियली हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। 2 सर्कुलर लूप ए एंड बी ईच ऑफ रेडियस 3 मीटर आर प्लेस, रेडियस 3 मीटर दे रखा है, कोएक्सियली है, डिस्टेंस 4 मीटर पे रखा गया है, दे कैरी करंट 3 एम्पियर 2 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट को कैरी कर रहे हैं। देखो एक ऐसे है और यहाँ पर भी एक और ऐसे सेम कॉइल रखा गया है। कितने दूरी पर रखा गया है, सेम कॉइल रखा गया है, कितने पर डिस्टेंस पे, देखो ये 4 मीटर पे। ठीक है, इनका डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है। इसमें इसका डायरेक्शन अगर इस तरीके से है तो इसमें कितना दे रखा है, 3 एम्पियर, और ये है 2 एम्पियर। कितना है, 2 एम्पियर। ठीक है, 3 एम्पियर एंड 2 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें कैसे, इस तरीके से है, अगर एक में क्लॉकवाइज तो एक में एंटी क्लॉकवाइज। तो फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप ए, इस वाले के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये है R1। ठीक है, रेडियस भी सेम है, तो इस वाले के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा आपको निकालना है। चलो ठीक है भाई, तो अब इसके सेंटर पे निकालने के लिए लूप ए की वजह से, ड्यू टू लूप ए, तो क्या हो जाएगा, बी ए निकालते हैं तो म्यू नॉट आई अपॉन 2R, सेंटर पे निकालने का तो यही फॉर्मूला होता है ना। तो क्या हो जाएगा, आई की जगह पे कितना ले लेंगे भाई, 3 एम्पियर, तो क्या हो जाएगा 3 म्यू नॉट अपॉन 2R हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके वजह से यहाँ पर निकालने के, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बी ड्यू टू बी कॉइल। ठीक है, बी वाला लूप जो है, तो क्या निकल के आ जाएगा, B2 या बी निकल के आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आई दे रखा है कितना, 2 एम्पियर, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 2R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अच्छा डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन निकाल लेंगे। डायरेक्शन क्या है, अगर इस तरीके से है इसका, तो कहाँ पे आ रहा है, माइनस आई कैप। हम यहाँ पे चाहें तो माइनस आई कैप दे सकते हैं। ऐसा है ना, ऐसे है तो हम क्या लेंगे, माइनस आई कैप। अच्छा इसमें कैसे, ऐसे है तो इसमें क्या है, इस पॉइंट पे निकालना है हमें। पॉइंट कौन सा लेना है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर निकालना है, ऐसे मान लो कि ये ऐसे निकालना है, ये करंट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, इस पॉइंट पर हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, हाँ थंब को रखेंगे, घुमाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम देखेंगे डायरेक्शन कैसा आ रहा है, ये वाला। कौन सा आ रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो कौन सा आ जाएगा, इधर ऐसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस आई, तो इसके वजह से आ जाएगा प्लस आई। ठीक है, आई कैप। अच्छा सब कुछ रखते हैं, तो क्या दे रखा है, म्यू नॉट आई की जगह पे क्या दे रखा है, 2, रेडियस सेम है तो R स्क्वायर लेंगे। अच्छा R स्क्वायर की जगह पे R स्क्वायर। अच्छा x कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ना, 16 और पावर कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक है, रेडियस दे रखा है क्या, 4 मीटर, रेडियस दे रखा है 3 मीटर, तो रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू 2, और रेडियस दे रखा है कितना, 3, तो 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा म्यू नॉट
2 से 2 कैंसिल तो 9 म्यू नॉट, और नीचे हो जाएगा 25, मतलब 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर का 3/2 करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 5 का पावर 3, तो कितना होता है 1, 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो कितना आ जाएगा 9 म्यू नॉट अपॉन 125, और ये क्या आया माइनस आई कैप, ठीक है। इधर से देखो, इधर का डायरेक्शन अलग आया और इसका डायरेक्शन अलग आया, ठीक, इधर आया माइनस आई कैप में, ये आया प्लस आई कैप, क्या आया प्लस आई कैप। अच्छा, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, बी ए का दे रखा है 3 म्यू नॉट, और 2 आर के जगह पे क्या लेंगे 3 मीटर, क्या लेंगे 3 मीटर म्यू नॉट आई, और आर के जगह पे ले लेंगे 3 मीटर, तो 2 × 3 कितना आ जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा माइनस आई कैप, तो 3 म्यू नॉट अपॉन 2 3 जा 6। चलो भाई, और नेट निकालने के लिए क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना है 25, 9 म्यू नॉट, दोनों सेम है, आई कैप ही है ना, तो सिंपली जुड़ जाएंगे, तो 9 म्यू नॉट अपॉन 25 आई कैप माइनस 3 म्यू नॉट अपॉन 6 आई कैप, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम ले लेंगे इसका एलसीएम, ले लेंगे कितना 150, ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो 6 9 जा 54 म्यू नॉट माइनस 25 3 जा 75 म्यू नॉट, और ये आया आई कैप, तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 75 माइनस 54, तो आ जाएगा 1 और 2, ठीक है 1 और 2, तो कितना हो जाएगा 21 माइनस 21 म्यू नॉट डिवाइड बाई 150, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो आ जाएगा आई कैप, तो -7 म्यू नॉट अपॉन 50 आई कैप, मतलब माइनस आने का मतलब क्या है, डायरेक्शन क्या होगा, जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, ये हो जाएगा, जो रिजल्टेंट डायरेक्शन कौन सा होगा, इस साइड। माइनस आने का मतलब क्या है, माइनस आने का मतलब क्या है कि ये वाला अगर आपने इस डायरेक्शन को आपने प्लस लिया है ये वाला, तो ये वाला डायरेक्शन रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आ जाएगा वो इस साइड आएगा, इस साइड नहीं आएगा, किधर आएगा इस साइड आएगा, क्योंकि ये माइनस आई कैप है ना, तो माइनस आई कैप में आया हुआ है आंसर, तो कौन सा होगा डायरेक्शन माइनस आई कैप वाला, ठीक है, तो ये आ गया आपका विद डायरेक्शन वैल्यू, ठीक है। अच्छा, briefly explain how a galvanometer is converted into an ammeter। CBSE 2023 में पूछा गया है कि ये गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही चीज़ें जो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। एक गैल्वेनोमीटर है, क्या है गैल्वेनोमीटर है, और इसको क्या बनाना है अमीटर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा पैरेलल में, क्या लिखेंगे यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने के लिए इसके पैरेलल में क्या लगाते हैं शंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं शंट लगाते हैं, ठीक है। तो टू कन्वर्ट, मैं लिख दे रहा हूं, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर कनेक्ट shunt means parallel resistance, shunt means parallel, shunt connect, यहाँ पर लिखते हैं connect low value of resistance across low value of resistance across galvanometer नोन एज शंट, उस रेजिस्टेंस को क्या जानते हैं नोन एज शंट। तो आप अगर गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर बनाना चाहते हैं तो आपको एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस किस में लगाना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर में, और कैसे लगाना पड़ेगा पैरेलल में, पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर कनेक्ट लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल अक्रॉस, यहाँ पर पैरेलल लिख देंगे, क्या लिखेंगे पैरेलल, ठीक है, पैरेलल अक्रॉस
अक्रॉस गैल्वेनोमीटर नोन एज शंट। इसको हम शंट से जानते हैं और कैसे लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं किसके, गैल्वेनोमीटर को, तो हम शंट बोल देंगे। और अभी जो फॉर्मूला बताया था शंट का वैल्यू पीछे देखेंगे, मैं निकाल चुका हूँ। क्या होता है, रेजिस्टेंस किसका, गैल्वेनोमीटर का, और डिवाइड बाई m-1, जहाँ पर m क्या है, ये है m जो होता है, m होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिसको हम लिखते हैं यहाँ पर फुल डिफ्लेक्शन। यहाँ पर फुल करंट जो करंट आपको मेजर करना है अपॉन मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर करंट, मैक्सिमम करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, मैक्सिमम करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसको हम लिख सकते हैं I अपॉन IG। इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं शंट। अब देखो इस क्वेश्चन को दे भी दिया है, गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस 50 एम्पियर, तो क्या दे रखा है आपको, RG दे रखा है। RG का मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 15 ओम, ठीक है। और उसके बाद फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट 4 मिली एम्पियर, मतलब किसका दे रखा है, गैल्वेनोमीटर का करंट दे रखा है, IG कितना दे रखा है, 4 मिली एम्पियर। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ एम्पियर लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि आपको कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर। 6 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू है ना, देखो मैं बोला ना फुल करंट जो दे रखा है, जो आपको जो मैक्सिमम करंट दे रखा है कितना, 6 एम्पियर, तो I दे रखा है कितना, 6 एम्पियर। तो क्या हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल सकते हैं, m का वैल्यू, टोटल करंट 6 एम्पियर डिवाइड बाई 4 × 10⁻³ तो लिख सकते हैं कितना, 6 × 10⁻³ डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं, बोलो, तो ये हो जाएगा 6000 डिवाइड बाई 4, ठीक है। आ जाओ, अब हमें m निकल के आ गया, हमें s निकालना है शंट, तो कह रहा है कन्वर्ट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर। तो अब लगा देते हैं s का वैल्यू निकाल लेते हैं। s का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो R ये दे दिया, RG कितना दे रखा है 15 ओम, तो 15 रख लेंगे, और यहाँ पर रखेंगे m का वैल्यू 6 × 10⁻³ अपॉन 4 - 1। तो हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 15 × 4 डिवाइड बाई 6 × 10⁻³ -4, तो सॉल्व हो जाएगा 15 4 जा 60, और यहाँ पर हो जाएगा 6000 - 4, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 6000 - 4 कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 5996 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो ये आ गया शंट का वैल्यू, जो कि बहुत बहुत कम आएगा, और इसको हम क्या करेंगे, पैरेलल में लगा देंगे, जिससे कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर था अब क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी वेक्टर v I कैप इनटू अ रीजन इन विच मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर v 0.4 टेस्ला, I कैप 0.3 टेस्ला, j कैप exists. Calculate the acceleration of the particle in the region I, j, k are unit vectors along x, y, j axis respectively, and charge to mass ratio for alpha particle is 4.8 × 10⁻7 kg। सबसे पहले हम ये देखते हैं दिया क्या, देखो ये दे रखा है चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो दे रखा है 4.8 × 10⁻7 कूलम पर kg। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, वेलोसिटी दे रखा है, ये वेलोसिटी दे रखा है, मार्क कर लेते हैं यहीं पर, और ये दे रखा है वेक्टर b, और आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। आओ सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, क्यू वी वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। बोलो होता है कि नहीं, वेक्टर फॉर्म में ही निकाल लेते हैं, जिससे कि एक्सेलरेशन आपको वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, ये वेक्टर f होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ द वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एम आई राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ओके। इफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज सेम, देन राइट हैंड साइड आल्सो बी इक्वल, देन m वेक्टर a is equals to q in bracket vector v cross vector b, and then you can find the value of vector a according to a question. Vector a is equals to q by m in bracket vector v cross vector b। अब यहाँ पर देख सकते हो q और m आपने निकाल लिया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कब,
जब q बाई एम दिया हो, v दिया हो और b दिया हो, इस केस में हम वेक्टर ए डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूला का हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो वेक्टर b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर a निकालने के लिए q बाई एम कितना दे रखा है 4.8 इंटू 10⁻7 दे रखा है। अच्छा वेक्टर भी कितना दे रखा है सर, वेक्टर भी दे रखा है 3 इंटू 10⁵, 3 इंटू 10⁵ आई कैप मीटर पर सेकेंड आल्सो इन एसआई यूनिट। ओके सर वेक्टर भी दे दिया और क्रॉस दे दिया, क्या दे दिया क्रॉस। वेक्टर भी कितना दे दिया सर, वेक्टर भी दे रखा है 0.1 टेस्ला, 0.4 टेस्ला आई कैप, 0.4 आई कैप ले लेते हैं, टेस्ला हटाते हैं क्योंकि यहाँ पर यूनिट की कोई मतलब नहीं है, सब एसआई में है, प्लस 0.3 जे कैप। बोलो आया कि नहीं आया, आया ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, चलो अब इस आई कैप से हम इस आई कैप में क्रॉस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई क्रॉस आई क्या होता है जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। सर इसमें करेंगे तो आई क्रॉस जे हो जाएगा, तो केवल वेक्टर ए निकल के आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻7 और ये हो जाएगा इंटू 3 इंटू 10⁵, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 0.3 न्यूमेरिकल वैल्यू एक साथ, और वेक्टर क्वांटिटी जो यूनिट वेक्टर है उसको हम एक साथ रख ले रहे हैं आई क्रॉस जे। अब आई क्रॉस जे को आप जानते हो क्या होता है, ये होता है ना 4.8 इंटू 10⁻7, 10⁵, 10⁻12 इंटू 3 इंटू 0.3, और ये हो जाएगा आई क्रॉस जे क्या होता है के कैप, हो जाता है ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3.9 हो जाएगा, तो 4.8 इंटू 0.9 इंटू 10⁻12 और के कैप, तो ये कितना हो जाएगा 9 8 जा 72 और 9 4 जा 36 और 7 43, क्या होगा 0.4, 2 पॉइंट पर हमारा क्या लग जाएगा डेसिमल, ठीक है, इंटू 10⁻12 के कैप। अब ये वेक्टर फॉर्म में ए निकल के आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है ना कि आप बताओ एक्सीलरेशन, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द रीजन आई कैप, जे कैप और के कैप। तो बताओ क्या इसमें आई और जे में कोई एक्सीलरेशन आया है, नहीं आया है, तो हम क्या लिखेंगे ए आई कैप कितना आ गया 0, अब जे कैप में 0 क्योंकि के का भी आया है बस, और के कैप में क्या आ गया एक्सेलरेशन, तो 4.32 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बाकी सब सही है, देख सकते हैं, यूनिट चेक कर लेना एक बार, यूनिट एसआई में होना चाहिए। देखो मीटर पर सेकेंड में था और टेस्ला में था, टेस्ला में था तो ठीक ही है, सब एसआई यूनिट है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। चलो तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को पूरी तरीके से क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। और अब हमारा क्वेश्चन आज के लिए इतना ही। तो आप जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए थे आप उसको लगाओगे, लगाने के बाद अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप फिर से कमेंट करेंगे। ये रहा आज का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको लगा करके आप अपना रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आपके कहने के अनुसार जो जिस चैप्टर का बोलेंगे उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या बना देंगे, रिवीजन चैप्टर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करा देंगे। तो आप लोग जरूर एक बार इस मेरे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि सर इस चैप्टर पे आप वीडियो बना दो, उस चैप्टर का हम आपका रिवीजन वीडियो लेकर के आ जाएंगे। तो धन्यवाद, आप लोग देखें, अच्छा लगे शेयर करें उन बच्चों के पास जो कि देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप जरूर भेजें।